क्या आप भी वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं? वैसे तो आप सभी को पता होगा 29 जून को आपका एग्जाम होने वाला है और आप अपना 100% दे रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन में। आज आपके लिए ऐसे 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहां पर आपने अभी जस्ट पहले 25 मई को एक एग्जाम हुआ है दुग्ध अधिकारी का, एक और भी एग्जाम हुआ है, तो उसके हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं। उसमें मोस्ट आपके जैसे एजर्सन हो गए, जैसे जो कथन वाले होते हैं वो आते हैं, या ट्रू फॉल्स यानी कि सही गलत वाले आते हैं, और मिलान वाले, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे गए हैं और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, बहुत तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इन क्वेश्चनों को कैसे जल्दी से टैकल कर पाए, यानी कि आप समझ पाए, वो आपको प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज आपको 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। आई होप आप इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विदाउट स्किप किए देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी जो तैयारी है वो मन लगा करके करनी है, क्योंकि लाखों की भीड़ में सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब उन लाखों की भीड़ में आप कैसे अपनी एक सीट अलग कर लेते हैं अपने लिए, वह आप समझ सकते हैं कि आपको कितना कंपटीशन में स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितनी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन मेरा काम यह है आपको समझाना कि आपको क्या करना है। आपको रात दिन एक करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है, आपको अपना 100% देना है। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से टेबल बना करके आ जाएगा और इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, आपके पास अलग अलग कोड दिए हुए हैं, मैंने यहां पर नहीं लिखे हुए हैं कोड, लेकिन एग्जाम में आपके पास 1 2 3 या ABC करके ऐसे आपको मैचिंग करना है कि कौन सा किसका सही है। ठीक है, इसमें देखिए आपको जो सूची फर्स्ट है, यानी कि जो टेबल फर्स्ट है, उसको टेबल सेकंड के साथ मैच करना है, यानी कि सुमेलित करना है। कैसे करेंगे, यहां पर देखिए फर्स्ट में हमको क्या दे रखा है, ए जो दे रखा है, इसमें फर्स्ट दे रखा है सिरका में उपस्थित अम्ल। अब आपको याद होना चाहिए कि सिरका, सिरका में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है सिरके में। ठीक है, दूसरा दे रखा है हमारे पास हड्डियों में उपस्थित यौगिक, यानी कि जो आपकी बोन होती है उसमें कौन सा मैटर होता है। ठीक है, तीसरा है हमारे पास दूध का खट्टा होना। अगर आपने दूध देखा है, अगर वो खट्टा होता है तो वो किसके कारण खट्टा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला दे रखा है आपके पास फलों का पकना। अब जैसे आपने देखा होगा मार्केट में सारे फल पके हुए आते हैं, तो उनको पकाने के लिए किस औषधि का यूज किया जाता है, किस दवा का यूज किया जाता है कि जल्दी से फल पक जाते हैं, वो आपको आना चाहिए। इसमें सेकंड जो टेबल है, इसमें क्या दे रखा है, लैक्टिक एसिड, एथिलीन, एसिटिक एसिड और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, अब आपको इसको मिलाना है। तो सबसे पहला दे रखा है प्यारे बच्चों हमारे पास, कैसे आपने फटाफट इसको मिलाना है। अगर आपने याद नहीं किया है ये, तो आप याद कर लेना, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको समझा भी दिया गया है कि किसका कौन सा होगा, वो आप आगे देखिए। ठीक है, सिरके में उपस्थित अम्ल, यानी कि जो सिरका होता है उसमें जो एसिड होता है, कौन सा होता है, उसमें होता है एसिटिक एसिड। यानी कि इसको अगर हम मैच करेंगे तो ए का क्या होगा, ए का होगा थर्ड। ठीक है, जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, दूसरा हमारे पास हड्डियों में उपस्थित यौगिक। बचपन में आपने बहुत सारे हड्डियां तोड़ी होंगी अपने खेलते कूदते टाइम, और आपको बचपन में स्कूलों में आपको गोलियां मिली होंगी, किस चीज की, कैल्शियम की, ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हो। जो आप ऐसे इधर उधर लोट पोट करके तोड़ देते हैं, तो आपको कैल्शियम की दवाइयां दी जाती है। तो वो कौन सा होता है जो हड्डियों में यौगिक होता है हमारे पास, वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। इसीलिए आपको कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या दी जाती है स्कूलों में, वो दी जाती है कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। ठीक है, तो हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला है दूध का खट्टा होना। तो दूध खट्टा किस एसिड के कारण होता है, वो होता है हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो साथ ही साथ इसको भी मिलाते हुए जाते हैं। हड्डियों में उपस्थित होता है हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, वो होता है हमारा लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा हो जाता है। जो दही बनता है, ठीक है, तो दही क्या होता है, खट्टा होता है ना, तो वो किसके कारण होता है, लैक्टिक
एसिड के कारण होता है। लास्ट क्या बचा, फलों का पकना है। इसको तो आप आंख बंद कर करके इसको मैच कर सकते हैं। तो फल किसके द्वारा पकते हैं, एथिलीन एक दवा होती है जिसके कारण फल जल्दी से पक जाते हैं। जो सब्जी वाले होते हैं वो अपने पास इस दवाई को रखते हैं और फलों को जल्दी से, यानी कि सब्जी तो वो नहीं पकाते हैं, मतलब जो फ्रूट्स वाले होते हैं, जो फ्रूट्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रूट्स वाले एथिलीन अपने पास रखते हैं, तो वो एथिलीन को रख करके फलों को पका देते हैं जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कि जो टेबल फर्स्ट है टेबल सेकंड के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। तो आइए मैच करते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, त्वचा का कैंसर। दूसरा दे रखा है ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन, ओजोन छिद्र। इसमें सेकंड टेबल में क्या दे रखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पराबैंगनी प्रकाश, डेसिबल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब फटाफट इसको मैच करते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है और साथ ही साथ मैच किया है। त्वचा का कैंसर किसके कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नहीं होता है। पराबैंगनी प्रकाश यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनके कारण बिल्कुल होता है, उनके कारण। क्या डेसिबल के कारण नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, जो स्किन का कैंसर होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है हमारा अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। सेकंड क्या दे रखा है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, नहीं होता है। डेसिबल, अब आपको डेसिबल के बारे में पता होना चाहिए। डेसिबल क्या है, डेसिबल साउंड मेजर करने की यूनिट होती है। डेसिबल में ही साउंड को मेजर किया जाता है और अलग अलग एरिया वाइज जो साउंड का जो लेवल है वो अलग अलग निर्धारित किया गया है और उस हिसाब से रखा गया है। जैसे रेसिडेंशियल जो एरिया होते हैं उनके लिए 30, 40, 50, 60 तक हो सकता है डेसिबल में, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, क्योंकि फैक्ट्रियां होती हैं वहां बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, उनसे बहुत ज्यादा साउंड निकलता है, तो वहां की जो लिमिट दे रखी है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां के लिए दे रखा है 70, 80 या 90 तक भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब 100 क्रॉस कर लेता है तो वो साउंड हार्मफुल होता है, आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, इतना तेज साउंड होता है वो, ठीक है। तो इसीलिए वो 100 से अबव जो साउंड का लेवल होता है वो हार्मफुल में काउंट होता है, ठीक है। तो यानी कि ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन किसके कारण होगा, डेसिबल से रिलेटेड है ये, ठीक है। वैश्विक तापन यानी कि जो ग्लोबल हीटिंग जो इंक्रीज हो रही है वो किसके कारण हो रही है, वह हो रही है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उसके कारण जो पोल्यूशन बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, वो किसके कारण बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो जो ग्लोबल हीटिंग जो इंक्रीज हो रही है वो किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। लास्ट क्या बचा हमारे पास, ओजोन छिद्र। जो ओजोन लेयर होती है वह हमारी हेल्प करती है किससे, जो सन होता है उससे अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है उससे प्रोटेक्ट करता है। अगर वो डायरेक्ट अगर अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे आती हैं तो जीव जंतु, इंसान, पेड़ पौधे सब जल जाएंगे, सब राख हो जाएंगे। तो ओजोन जो लेयर होती है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि जो सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसको वहां से वापस भेज देता है, ठीक है। तो यहां पर ओजोन छिद्र, अच्छा ओजोन होल की बात कर रहा है यहां पर। ओजोन जो होल है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है। तो यहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये बड़ी समस्या है भाई कि जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो रहा है, छिद्र हो रहा है, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो धरती पे पड़ेंगी। आपने सुना होगा कि जो ग्लेशियर हैं अंटार्कटिका के वो धीरे धीरे पिघलने लग गए हैं। क्यों, क्योंकि ठीक उसी के ऊपर जो है ओजोन जो लेयर है वहां पर होल होने लग गया है। तो होल होने के कारण वहां जो सूर्य की जो रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ रही हैं, और डायरेक्ट पड़ रही हैं तो हीट जो है इंक्रीज हो रही है और वहां की जो बर्फ है यानी कि जो आइस है, जो आइस है वो क्या हो रही है, पिघल रही है, ठीक है। उसके कारण पानी का जल स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये समस्या है, ठीक है। तो जितना कम हो सके उतना पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। यानी कि जो फीमेल जेंडर हार्मोन होता है किसके कारण आप पहचान सकते हैं कि यह फीमेल है, ठीक है। तो वह हार्मोन कौन सा होता है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। तो जो फीमेल में जो हार्मोन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है,
वो पाया जाता है एस्ट्रोजन। कौन सा पाया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेज पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही बताया जाएगा। यहां पर क्वेश्चन क्या है? एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, यानी कि जो स्त्री केसर है उसके मध्य भाग को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंड या बीजांड। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जो थ्योरी है वो है क्या थ्योरी एक्चुअल में। ठीक है, जो स्त्री केसर है या जो जायांग है, स्त्री केसर और जो जायांग है, यह पुष्प का मादा जनन अंग है। ठीक है, पुष्प के क्या है? मादा जनन अंग है। और इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई को क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। और अंडप के मध्य जो पतला भाग होता है, क्या कहा? अंडप के मध्य जो पतला भाग होता है उसको कहते हैं वर्तिका। और हमको क्या पूछा गया था? मध्य भाग ही पूछा गया था। तो मध्य भाग के लिए क्या आया? जो अंडप होता है, अंडप के मध्य जो पतला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। यानी कि जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, पता है, तो आप आंसर दे सकते हैं। इसी टाइप से कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ही आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अभी जो दुग्ध अधिकारी का जो एग्जाम हुआ है उसमें आई को लेकर के जो आंख का जो डायग्राम है उसकी जो थ्योरी है उसमें से कुछ पॉइंट बीच में से उठा करके आपसे क्वेश्चन उससे पूछा गया है। ठीक है, तो आप डायग्राम को भी देखें, उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े 9th 10th और 11th की भी। ठीक है, 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं पूछा जा रहा है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है, लैंगिक जो जनन होता है उसमें क्या आवश्यक है? अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या कलिकोत्पादन। ठीक है, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है लैंगिक जनन के लिए? तो आपको पता होना चाहिए जो लैंगिक जनन होता है उसके लिए अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही जीनों का विनिमय होता है। जो जीन होते हैं, जो डीएनए होते हैं, वो क्या होते हैं? स्थानांतरण होते हैं, जीन विनिमय होता है। और इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वह क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन में। तो लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक है? अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी तरीके के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।